तो स्वागत है आप सबका फिर से सूफी ट्रैम्प हियर में। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हो रही है बारिश, कैमरे के ऊपर पड़ा हुआ है रेनकोट और हम चिंतन करने आ गए हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसको समझना बहुत जरूरी है कि देखा जाए अगर किसी साड़ी के ऊपर हम लोग डिजाइन की बात करते हैं कि कितनी खूबसूरत डिजाइन है उसके ऊपर, मगर असलियत में साड़ी की पहचान उसके कपड़े से होती है, उस कपड़े से होती है जिसपे वो डिजाइन बने होते हैं। यानी कि यूनिवर्स की पहचान इससे नहीं है कि उस पर कितने सितारे जगमगा रहे हैं, उनकी लाइट को हम देख रहे हैं, ईएम वेव देख रहे हैं, मगर वो जो चादर है वो कैसे बिछा हुआ है। क्यों बोलते हैं स्पेस टाइम कर्वेचर को जानने की वजह से हम दुनिया को और बेहतर तरीके से जान पाते हैं। क्या मास और स्पेस टाइम में रिलेशन किस कदर ढूंढा गया, क्या नहीं ढूंढा गया, और आज अगर हमने वो ढूंढ लिया है तो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें ग्रेविटेशनल वेव जब निकली तो प्रोटॉन से हजारों गुना 1/1000 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ प्रोटॉन हमने उस कदर भी उसमें भी हमने डिस्टेंस का कॉन्ट्रैक्शन और रेयरफैक्शन कह सकते हैं, एक्सपेंशन कह सकते हैं, उसको जान लिया एक मशीन के जरिए जिसका नाम था लीगो। ये थोड़ी बातें होने वाली है ग्रेविटेशनल वेव्स के ऊपर। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आ रहा होगा कि जब दो ब्लैक होल एक साथ टकराते हैं तो कैसा घमासान युद्ध यूनिवर्स में छिड़ जाता है। दो व्हाइट होल बैठे हुए हैं आई गेस। तो चालू करते हैं वीडियो को। डॉक्टर साहब म्यूजिक। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हैं? जल्दी द लेट। 29 अगस्त को शो है मेरा नोएडा में फिल्मी माँ का, जिसकी टिकट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, प्लस पूरा इंडिया टूर अवेलेबल है और सारे डेट्स कहाँ कहाँ किस स्टेट में होने वाला है सारा आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। सबकी डेट्स जो है, सबकी टिकट जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, जल्दी बुक कर लीजिए भाई। और जो लोग बोल रहे थे कि मिलना चाहते हैं मुझसे, ऊपर बात करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, उन सब के लिए केजरीवाल के स्टाइल में टिकट बुक करना करो ना। करेंगे हम, पक्का परेशान हो गए हम अभी अभी करेंगे यार, करेंगे। वो भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए प्रमोशन करते करते। तो करो फिर। करेंगे। वेलकम बैक टू सूफी ट्रैम्प हियर वंस अगेन। भाई देखो, मैं जो हूँ थोड़ा सा परेशान हो गया हूँ यार। ग्रेविटी के बारे में बात कर करके परेशान हो गया हूँ भाई। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये किस्सा साला शुरू भी हमने ही किया था हमारे चैनल पे। हमारे शुरुआती कुछ वीडियोस हमने न्यूटोनियन ग्रेविटी समझाई थी, फिर हमने आइंस्टाइन के ऊपर बहुत बात किया। आइंस्टाइन के ऊपर शायद हमने डेडिकेटेड 4 या 5 वीडियोस कर रखे हैं। और ये लोग बात कर रहे थे ग्रेविटी की, और ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी क्या नहीं है। और आज लगभग 1 साल 1.5 साल बाद हम फिर ग्रेविटी पे अटके। तो यार ये मिस्ट्री सॉल्व हो ही नहीं पा रही है यार। हो क्या रहा है? देखिए ग्रेविटी कोई नहीं समझ पाता बाबू। बिल्कुल। और ग्रेविटी पे बहुत बड़ा सवाल तो आता ही है, मगर ये क्यों आता है और हम क्या क्या समझते हैं ये जानना और इस बारे में डिस्कस करने में हमें तो बहुत मजा आता है। होपफुली आपको भी मजा आता होगा। और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूनिक ऑडियंस बढ़ रही है, सब्सक्रिप्शन वहीं के वहीं है। व्हाई? बिकॉज आप लोग नहीं देखने आ रहे हो फिल्मी माँ का इंडिया टूर। यस, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया टिकट का लिंक। हमने स्टेट्स में अनाउंस कर दिया है, हैदराबाद, बेंगलोर, कोलकाता, अहमदाबाद, दिल्ली, नोएडा, ये सब जगह है। डिस्क्रिप्शन में जाके टिकट ले लीजिए। लिमिटेड मीट एंड ग्रीट और अर्ली बर्ड है, प्लीज होशियार हो ना। यस, अर्ली बर्ड बनो। यस। कंटिन्यूइंग विद द वीडियो। तो फिर बात यह है कि देखिए, ऐसा नहीं था कि न्यूटन के पहले हम बेवकूफ थे सब के सब। हम समझते तो थे कि भाई कुछ तो है, ऊपर की चीजें अगर किसी चीज पे खड़ी नहीं है तो नीचे गिर जा रही हैं। फिर न्यूटन भाई साहब आते हैं। न्यूटन ने कहा कि भाई देखो, ये हो इसलिए रिया है क्योंकि मास जो है, मास अपने आप में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है। फिर केपलर ने भी प्लैनेटरी मोशंस देख लिया था। उसने भी समझा था कि भाई किसी चीज के इर्द गिर्द सब चीजें घूम रही हैं, परफेक्ट सर्कल में भी नहीं घूम रही हैं। So what is this happening? You know, he was a little confused and the world was a little confused. We were trying to understand that what is happening. And you know, one of the fundamental questions that Newton left behind was that, let's say you are mass. Yes. I'm also mass. हाँ. We are attracting, Yes. right? We are attracting. But how is this attraction taking place? Yes. Because this is not love, this is physics, my brother. It is physics. इसका ये बात है ना कि बहुत समय तक इंसानों को लगता था कि सन और मरकरी के बीच में भी एक कोई तो प्लेनेट है, जिस वजह से मरकरी का सबसे ज्यादा जो वेरिएबल ऑर्बिट है उसको समझा नहीं पा रहे थे। मगर वो बाद में पता चला कि जरूरत नहीं है वहां पर। तो अभी कहानी में आगे बढ़ते हैं। यस। तो फंडामेंटल क्वेश्चन जो न्यूटन ये छोड़ गए थे कि भाई देखो, जादू की बात करता नहीं है साइंस, है ना। अगर दो चीज के बीच में अट्रैक्शन है
तो उसका क्लियर कट प्रिंसिपल होना चाहिए कि ये अट्रैक्शन ट्रांसमिट कैसे हो रहा है, इस मास को ये कैसे समझ आ रहा है कि आजू बाजू भी एक मास है और इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ कनेक्शन है, फिर ये किसी ना किसी मोशन में आ जाएंगे। हाउ इज दिस हैपनिंग? फिर आइंस्टाइन आते हैं। आइंस्टाइन साहब ने कहा कि देखो ये जो हमारा पूरा संसार है ये एक स्पेस टाइम फैब्रिक है, और इस फैब्रिक पे जब कोई हैवी ऑब्जेक्ट आता है तो वो इसे मोड़ देता है, और जो कोई चीजें इनके इर्द गिर्द घूमती हैं वो एक्चुअली इसी स्पेस टाइम के कर्वेचर की वजह से मुड़ती है। तो ये ज्योमेट्री चल रही है भाई साहब। बेसिकली सिंपल शब्दों में कहा जाए तो मास स्पेस टाइम को मोड़ता है और स्पेस टाइम के मुड़ाव मास को बताता है कि आपको कैसे मूव करना है। यस, ये चीज आई थी। और आज का जो टॉपिक, अभी तो ग्रेविटी को हमने ऊपर बहुत बना रखा है, आज का टॉपिक जिस कदर हम जाना चाह रहे हैं वो ये बताने वाला है कि अगर आपने कह दिया कि स्पेस टाइम को मोड़ देता है मास, तो जो वो मुड़ाव है वो क्या ट्रांसफर हो सकता है, ट्रैवल कर सकता है, दूर तक जा सकता है। मतलब कि क्या ग्रेविटेशनल वेव्स चल सकती है, और चलती है तो किस कदर चल सकती है, इसके ऊपर ये वीडियो है। और आइंस्टाइन की मैथमेटिक्स ने 10 साल लगाए थे। आइंस्टाइन ने, अगर आप बहुत खूबसूरत से अगर स्क्रीन पे आ जाएगी वो इक्वेशन, आइंस्टाइन ने जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, तो आप समझेंगे कि एक साइड तो दिखाया जा रहा है मोशन की बात, और एक साइड दिखाया जा रहा है एनर्जी और मास। मतलब कि मास और एनर्जी कैसे एक दूसरे के स्पेस टाइम के कर्वेचर को या उसमें ट्रांसमिट करते हैं, वो इक्वेशन उसने बताई। और बहुत मुश्किल चीज़ है यार। मैं भी आके 4th डिफरेंशियल ऑर्डर ऑफ इक्वेशन पे आके मैंने मैथ छोड़ दी थी, मैंने हाथ जोड़ लिए थे। शायद इसी चक्कर में आइंस्टाइन को भी 10 साल लग गए थे, जबकि डेविड हिल्बर्ट उस जमाने के सबसे बेहतरीन मैथमेटिशियन ने उसी इक्वेशन को 7-8 दिन में सॉल्व कर दिया था। वो तो बचते बचते रह गई, वरना आज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर नाम लिखा होता डेविड हिल्बर्ट का। यस। तो आप समझ रहे हैं कि मास ने स्पेस टाइम को मोड़ तो दिया है, लेकिन क्या वो मुड़ाव ट्रैवल कर सकता है? ये भी चीज आइंस्टाइन के इक्वेशन ने बता दिया था। यस, इनफैक्ट आइंस्टाइन ये कह रहे थे कि अगर जैसे कि हमारा सन जो है उतना मैसिव नहीं है, शायद अगर कोई दूसरा ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हो जो कि बहुत ही ज्यादा मैसिव होगा, तो उसके मूवमेंट से, उसकी शायद वेलोसिटी से, उसके इफेक्ट पर, जो स्पेस टाइम फैब्रिक पे उसका जो इफेक्ट रहेगा वो दूर दूर तक दिखना चाहिए। दैट इज व्हाट आइंस्टाइन सेड। इसको ऐसे कदर समझ सकते हैं कि एक, मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। मैं ऐसे ऐसे जो कर रहा हूँ ना, इससे भी ग्रेविटेशनल वेव्स ट्रैवल कर रही है। अब इसको मैं समझाता हूँ। यस, अब इसको मैं समझाना समझाना। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल जो है वो EM वेव्स प्रोड्यूस करता है, रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। एक्सीलरेटिंग मास ग्रेविटेशनल रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। इंटरेस्टिंग। और ये चीज का मतलब ये है कि आपको अगर ये वेव्स को ट्रांसमिट करना है, दूर तक भेजना है, तो आपको जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा चाहिए, पहली बात तो, और बहुत हद तक एक्सीलरेट करना चाहिए, तब जाके आप उसका इफेक्ट देख पाओगे। जैसे कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने पढ़ा था। बताना। सन के अराउंड जो अर्थ घूम रही है, आप इमेजिन करिए चादर पड़ा है, बीच में सन है, अर्थ घूम रही है, तो वो जो चादर का जो मुड़ाव है अर्थ के अराउंड, वो ट्रैवल कर रहा है अर्थ के साथ। मतलब कि वो वेव जो है, जो स्पेस टाइम कर्वेचर जो है, वो डिस्टर्ब हो रहा है, और उससे एक रेडिएशन क्रिएट होगी। रेडिएशन का मतलब क्या होता है? जो चीज ट्रैवल कर सके, दूर दूर तक जा सके, वो रेडिएशन की बात है। सन के अराउंड जो अर्थ मूव कर रही है, तो उससे जो ग्रेविटेशनल रेडिएशन बन रही है, उसकी अमाउंट, उसका पावर है 200 वॉट। ओनली 200 वॉट। व्हाट? आपके घर में आपने 4 बल्ब जला दिए, 200 वॉट का रेडिएशन एमिट हो रहा है। मतलब कि देखा जाए तो, आप इसको, मैं थोड़ा उसमें बहुत आज थोड़ा मन कर रहा है गहरी साइंस बताने का, बताना कि अगर 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अराउंड घूम रहे हैं, तो स्पेस टाइम कर्वेचर जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, और वो घूम रहा है। उस डिस्टर्बेंस का मोशन से स्पेस टाइम फैब्रिक में वो रिपल्स ट्रैवल करने लग जाएंगे। अगर रिपल्स ट्रैवल कर रहे हैं, इसका मतलब एनर्जी ट्रैवल कर रही है। अगर एनर्जी निकल रही है, तो क्या किस फॉर्म में निकलेगी कि 2 ऑब्जेक्ट जो दूर दूर थे, उनके बीच में से एनर्जी निकल गई है, तो वो पास आ जाएंगे। पास आएंगे तो कंजर्वेशन, अगर आप एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे उस हिसाब से, जब पास आएंगे वो, तो और तेज घूमेंगे, और फिर एनर्जी निकलेगी, फिर और पास आएंगे, और फिर एनर्जी निकलेगी। तो आप ये समझिए टेक्निकल टर्म्स में, जो अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, वो अरबों करोड़ों साल बाद, जब यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस 10-20 लाख साल, 10-20 लाख बार खत्म हो जाएगा, तब शायद उसका 1-2 सेंटीमीटर रेडियस कम हो जाएगा। मतलब इतना
बहुत लिमिटेड। आपने ऐसा किया बहुत ना, माइन्यूट है। ऐसे किया तब भी ग्रेविटेशनल रेडिएशन निकली, आपका मास लॉस हो गया Yes. है, जिसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। Yes. बस ये बात है। मगर यार देखो, अब हम तो अर्थ की बात कर रहे हैं, सन की बात कर रहे हैं। अगर हम कॉस्मिक स्केल पर बात करें तो सन जो कि अर्थ से लगभग हम कह सकते हैं सेफली अराउंड 100 गुना बड़ा होगा, 100-150 गुना भाई बहुत बड़ा यार, ऐसा मत बोल। अर्थ के मुकाबले। 100 अर्थ के मुकाबले तो बहुत ज्यादा बड़ा है, मैं अमाउंट नहीं पता, कोई कुछ तो बिलियन अर्थ आ सकती है सन के अंदर। क्या बात कर रहे हो यस ब्रदर? ब्रदर ब्रदर, यस आई एम सो फार ऑफ। यस यस। बट कॉस्मिक ये ऐसा ही स्केल हो- में तो सन भी उतना छोटा है। ये ऐसा ही होगा जब जो अलग अलग मजहब के मानने वाले लोग, जो जिनको लगता है कि उनका मजहब सही है, और मरने के बाद देखेंगे अरे यहाँ तो ये बैठा है, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। आई एम सो फार ऑफ। वहाँ अंकित बैठा है तो कॉस्मिक स्केल में अगर बात करेंगे तो सन भी काफी सारे ऑब्जर्व स्टार से तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है ना? हाँ। तो अगर हमें कोई ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्व करनी हो तो मास होना चाहिए, मास मास बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा प्लस और प्लस। हाँ इतना ज्यादा मास हाँ। अगर एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाए हाँ तो ब्लैक होल बन सकता है। बन सकता मगर है। आइंस्टाइन ने कहा नको, ऐसा नहीं होता, यस, ये कभी नहीं होएगा। ब्लैक होल नहीं बनेगा, हाँ वरना यूनिवर्स का की वो जो उसने कल्पना करी थी एक वेल डिफाइंड यूनिवर्स की, Yes. और ब्लैक होल के अंदर टूट रही थी, सिंगुलैरिटी का एग्जिस्टेंस आ रहा था। खैर उस पे तो हमने बहुत वीडियो बना रखी है। सिर्फ मास नहीं चाहिए, मास को एक्सेलरेट करते हुए चाहिए, यस हाईली एक्सेलरेशन। बहुत ज्यादा मास बहुत ज्यादा एक्सेलरेट करेगा, तब ग्रेविटेशनल जो स्पेस टाइम कर्वेचर है वो इस कदर डिस्टर्ब होगी कि वो रिपल बना के चल जाएगी। Yes. बहुत कुछ चाहिए होता है। तो इतना ज्यादा, इतना मैसिव ऑब्जेक्ट्स हमने तो देखे नहीं थे भाई। फिर आते हैं रॉजर पेनरोज साहब, उन्होंने कहा कि भाई ब्लैक होल्स तो हैं। बेसिकली पेनरोज, अगर आपको पता है वो कहानी, तो मैं खैर रील बनाऊंगा उसके ऊपर। कहते हैं कि पेनरोज जो है वो आइंस्टाइन के इक्वेशन को आइंस्टाइन से बेहतर समझते थे, हाँ ये उनके बारे में कहा जाता है। मतलब एंड सबका सौभाग्य ये है कि रॉजर पेनरोज आज भी जिंदा हैं और उनका एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट जो रोगन के साथ इंटरनेट पर है। हाँ। काफी अच्छा पॉडकास्ट है, कभी अगर आपको समय मिले तो देखिएगा जरूर। इतना कंफ्यूज जो रोगन को नील डिग्रास टाइसन भी नहीं कर पाया तो बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट है। तो उन्होंने कहा कि ब्लैक होल्स हैं, तो हमने कहा चलो वेरी गुड। इनफैक्ट मतलब काफी लोगों ने कह दिया था कि ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करने चाहिए, रॉजर पेनरोज ने कह दिया कि हैं। ठीक है, फिर हमने ये कुछ थियरी फिर बनने लगी कि भाई ब्लैक होल्स बन कैसे सकते हैं, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ये सब अभी तक थियरीज ही थी, है ना। इसने कहा कि सबसे पहले तो मैसिव ऑब्जेक्ट होना चाहिए और साथ ही साथ रिपल क्रिएट करने के लिए वो तेज एक्सेलरेट करना चाहिए। तो ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब दो ब्लैक होल्स मर्ज कर रहे हैं। अब ये सारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं दोस्त, है ना, सब कुछ थियोरेटिकल है। हमने तो अभी तक, अब जाकर फाइनली मिड 2010s में हमने ब्लैक होल्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया है। जब इंटरस्टेलर आ गई थी उसके बाद मिला है वैसे। एक्चुअली यही हुआ है। हाँ, सो तब जाकर हमने पहली बार ब्लैक होल को टेक्निकल टर्म्स में देख पाए। तो फिर हमने कहा यार अगर मान लो ऐसी कोई चीज हो रही है तो उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, है ना। तो अब क्या है कि इकलौता सूफियान आलम थोड़ी देर छाना है, इससे भी बहुत छाने लोग हैं। अमेरिका में लोगों ने कहा चलो भैया हम बनाते हैं लाइगो। यस बेटा। लाइगो का फुल फॉर्म मैं भूल गया। So, LIGO stands for Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. I was right. Yeah, brother. Yeah. तो LIGO जो है, सिंपल कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। एक सेंटर है, ठीक है, उधर से एक लाइन जाती है सीधी 400 किलोमीटर लंबी, और उसके ठीक परपेंडिकुलर राइट एंगल पे एक और लाइन जाती है 400 किलोमीटर लंबी। बिल्कुल ठीक है, और इन दोनों में से एक ही लेजर को स्प्लिट कर दिया जाता है, और दोनों लाइन के एंड्स पर है हाईली आइसोलेटेड और रिफ्लेक्टिंग मिरर्स। तो लेजर वहां से रिफ्लेक्ट होता है, ये दोनों लेजर्स एक जगह आकर फिर मिलते हैं और एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं। और अगर कुछ डिस्टरबेंस नहीं आएगी तो कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये सोच के देखता हूँ मैं कभी कभी, यूनिवर्स कितना खूबसूरत है कि दो लाइट मिलके एक साथ अंधेरा पैदा कर सकती है। मतलब चमत्कार की बात समझ रहे हो है। आप? तो अगर परफेक्ट रहा तो डिकंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, काला अंधेरा आएगा। हल्का सा भी चूचा हो गया तो हल्का सा आपको लाइट दिख जाएगी। तो बिल्कुल। इस कदर से हम ग्रेविटेशनल वेव्स होती क्या है, पहले इस पे थोड़ी देर बात करते हैं, Yes. मजा आएगा। आ जाओ। सोच के देखो,
हमारे पास एक धागा है, मान लीजिए धागे में आपने रिपल बनाया, वो ट्रेवल कर रहा है। हमने जब आइंस्टाइन ने जब ग्रेविटी को बता दिया था कि स्पेस टाइम का कर्वेचर है, तो बेसिकली देखा जाए, अगर आप समझ नहीं पाएंगे, कोई नहीं इमेजिन कर सकता कि स्पेस टाइम 2D मत इमेजिन करना, 3D में है ना वो, कि वो चीज मुड़ी हुई है। मगर वो अगर एक आपका क्या नाम मीडियम, सो कॉल्ड मीडियम मान के चलो, वो मुड़ सकता है, तो क्या वो मुड़ाव ट्रैवल कर सकता है जैसे कि धागे के अंदर रिपल्स या ट्रैवल कर सकती है? धागे से भी इजी, मतलब सॉरी हाँ। बहुत तेज मार दिया। धागे से भी इजी एग्जांपल मतलब ये भी कह सकते पानी हैं ना वाला। कि आप अगर एक पानी है, पानी में आपने टप करके डाला एक पत्थर, तो उसका भी एक वेव फॉर्म में एक रिपल इफेक्ट आता है। मगर अब इसमें सबसे गौर करने वाली बात यह है कि आपका स्पेस टाइम, आपका खुद का स्पेस ही कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक्सपेंड होगा। मतलब कि अगर एक ग्रेविटेशनल वेव्स मुझसे मेरे थ्रू निकल गई तो मैं पिचक के मरूंगा नहीं, समझो इस बात को। स्पेस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मेरी एग्जिस्टेंस वही रहेगी, और स्पेस ऑल टुगेदर कम हुआ है और एक्सपेंड हुआ है। मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस बात को देखिए कि आप एक स्पेस टाइम में हैं, वो स्पेस टाइम ही खींचेगा और बंद होगा। उससे ऐसा नहीं कि अगर एक ग्रेविटेशनल वेव आपके पास से निकलेगी तो आप, मतलब उसमें बोलना चाह रहा हूँ, डिस्टेंस बढ़ेगा, स्पेस के बीच में खुद का डिस्टेंस बढ़े, स्पेस में डिस्टर्बेंस आएगी। पानी में आप देख रहे हो, पानी के ऊपर आ रही है। सोचिए जिस स्पेस टाइम फैब्रिक में हम जो जी रहे हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप इमेजिन नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता कि स्पेस मुड़ा हुआ है। हमको नहीं दिखता कुछ भी मुड़ा हुआ, क्योंकि हम इसी के अंदर हैं। पानी की बूंद को नहीं पता चलेगा कि वो पानी है, क्योंकि वो उसी के अंदर है। तो ऐसे समझने वाली बात है कि स्पेस खुद मुड़ा हुआ है, उस मुड़ाव में डिस्टर्बेंस को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके लिए जो आपको टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, कितनी शार्प करनी पड़ेगी, कि आपको इस बात को मद्देनजर रखना पड़ेगा कि हाँ, अगर एक वेव जाएगी तो ये लेंथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फिर एक्सपेंड करेगी। खूबसूरत बात यह है ग्रेविटेशनल वेव की कि अगर एक साइड से वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो दूसरे साइड से एक्सपैंड करेगी। ये इंसान बहुत चालाक आदमी है भाई, बहुत शातिर है रे। उसने कहा कि देखो, ऐसा मशीन बनाएंगे, दो साइड से चू चा कर देंगे और फिर हम देख लेंगे, और हम उस डिस्टर्बेंस को, जो हम आज तक सही से एटम नहीं देख पाए हैं टेक्निकली, हमारे पास मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए, हम देख नहीं सकते। आप इलेक्ट्रॉन को कैसे देखोगे? इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके ना। तो आप प्रोटॉन से भी हजारवें हिस्से के छोटे, मतलब प्रोटॉन की लेंथ से 1/, स्पॉइलर मत दे, सॉरी, मूवी चलने दे, यस, है ना, जल्दबाजी मत करिए, सॉरी यार, ऐसे धीरे धीरे। यस। तो अब क्या हुआ, ऑब्जर्वेटरी बन गई। उन लोग ने कहा कि यार देखो भाई, इतना सिंपल नहीं है, ठीक है, धरती खुद हिलती है साली, है ना, डिस्टर्बेंस तो कितने भी रीजन से हो सकते हैं। एक काम करो, एक ऑब्जर्वेटरी बनाओ वॉशिंगटन में, दूसरा बनाओ लुइसियाना में। तो दो ऑब्जर्वेटरीज थी, दोनों साइमल्टेनियसली अपनी रीडिंग्स मॉनिटर कर रहे थे। उन्होंने कहा इससे भी काम नहीं चलेगा, इटली में एक बनाओ वर्गो नाम की, और एक और बनाओ जापान में। मगर बात ये कि यार कुछ खास मिल नहीं रहा था, ठीक है, क्योंकि जैसा कि सूफियान ने हमें बताया कि अर्थ जो कि इतना मैसिव ऑब्जेक्ट है हमारे लिए, कम से कम वो सिर्फ 200 वॉट की एनर्जी रिलीज कर रहा है। मतलब अर्थ और सन का प्लैनेटरी मोशन जो है, हाँ, मतलब ये जो मोशन disturbance सिर्फ travel हो रहा है। 200 वॉट्स की क्या एनर्जी बोलेंगे ना, हाँ, इसको, पावर है, पावर पावर रिलीज कर रहा है। तो रिपल आने के लिए, रिपल डिटेक्ट करने के लिए कुछ तो बहुत कमाल का होना पड़ेगा भाई। तो बहुत दिन तक लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, ऑब्जर्वेशन को नंबर दिए जा रहे थे, फिर समझ में आ रहा था कि यार कुछ हो नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर एक दिन क्या होता है, एक दिन ये लेजर हिला भाई। तो मतलब अगर अर्थ के मूवमेंट से भी तो ये हिलेगा तो नहीं, क्योंकि हम तो अर्थ पे ही हैं, तो बहुत ही बड़ा मैसिव कुछ होना चाहिए। कुछ हुआ और ये लेजर्स हिले। आपको पता है ये डिस्टर्बेंस कितना था? अब आ जा अपने पॉइंट पे, अब आ जा अपने पॉइंट पे। मैं हाँ। एग्जैक्टली डिस्टेंस बताइए, माइनस हाँ। समथिंग। सो डिस्टर्बेंस था 10 raised to the power of -21। 10 की पावर -10 एटम का साइज बोला जाता है बेसिकली, मतलब हाइड्रोजन का कहते हैं वो। तो मतलब प्रोटॉन एटम से भी 10 गुना कम छोटा, इतना सा डिस्टर्बेंस हमने पकड़ा। और वो पकड़ने की कहानी, वो चीज आप और एक और ये चीज, कोइंसाइड किया था दो ब्लैक होल के मर्ज होने से, जो कि 1.3 बिलियन लाइट ईयर्स दूर थे, और इनको नाम दिया गया था GW150015 और GW150115।
अगर हम नंबर में गलत होंगे आप बेइंतहा आराम से कमेंट में कर सकते हैं। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कि कोई भी पेटेंट का नंबर बोल के हम दावा कर दे कि हम लोग सही बोलते हैं। तो अब थोड़ा इसके अराउंड हम साइंस बताते हैं। अब देखिएगा वो जो दो ब्लैक होल मर्ज किए थे ना, शायद एक का मास था 28 टाइम्स ऑफ मास ऑफ आवर सन, एक का था 38 था समथिंग। टोटल मिला के जितना भी मास का नेट ब्लैक होल बना वो कितना कम था। मान लीजिए एक का मास है ए, एक का मास है बी, जब दोनों को सम करेंगे तो अराउंड 3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ आवर सन उतनी अमाउंट की ग्रेविटेशनल रेडिएशन निकाल दी थी उसने। आप समझना इस बात को, ग्रेविटेशनल रेडिएशन का मतलब क्या होता है। एनर्जी निकल रही है। एनर्जी कहाँ से निकल के आती है? मास से निकल के आती है। अगर हम आइंस्टाइन की ग्रेविटी के इक्वेशन समझते हैं तो हम मास और एनर्जी को सिमेट्री से जोड़ते हैं। यस, ठीक है, मतलब सिमेट्री में डिस्टर्बेंस मास और एनर्जी का डिस्टर्बेंस भी दिखाता है। यस, इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर डिस्टर्बेंस को चलना है, ग्रेविटेशनल वेव्स को चलना है, यानी कि रेडिएशन बनना है, तो उसको जो एनर्जी लगेगी वो उसको चाहिए होगी मास को लॉस करके। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, वो कहानी आप इमेजिन करिएगा, अगर एडिटर साहब लगा दो, ठीक है, कि दो ब्लैक होल हैं, ठीक है, वो आसपास घूम रहे हैं। क्या हो रहा है? स्पेस टाइम के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, जिस वजह से रेडिएशन निकल रही है, डिस्टेंस कम हो रहा है। अब वो और तेजी से घूम रहे हैं। जब और तेजी से घूम रहे हैं, मैंने क्या बोला कि जितनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी उतना ज्यादा टेक्निकल टर्म्स में आप ग्रेविटेशनल रेडिएशन निकालेंगे। ग्रेविटेशनल रेडिएशन निकालेंगे, इसका मतलब ग्रेविटेशनल रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। यानी जब दूर थे तो ग्रेविटेशनल रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कम थी, पास आए तो बढ़े, पास आए तो बढ़े, और पास आए तो बढ़े, और एक सटीक पॉइंट पे आखिर में बस टक, क्रिप आवाज कहते हैं, क्रिप फ्रीक्वेंसी कहते हैं उसको। मतलब कि आप एक रबड़ को लीजिए, खींच रहे हैं और एक पॉइंट पर वो टूटेगी, उसके बाद कुछ नहीं आएगा। उसके बाद ब्लैक होल अपना सॉरी व्हाट हैपेंड ब्रदर व्हाट हैपेंड, कुछ हो रहा है, चल। हाँ ऐसा है। और वो चीजें ये कितनी, और ये सब जो आइंस्टाइन की मैथमेटिक्स ने कहा था उसके एग्जैक्ट वैल्यू पे आया है। आइंस्टाइन की मैथ ने जब उसकी मैथ को सॉल्व करते हैं और दो सिमिलर मास जो एक्चुअल में कोलाइड किए, उस मास के ब्लैक होल्स को लो और उसको उसके इक्वेशन में डालो, तो जितनी अमाउंट की ग्रेविटेशनल रेडिएशन निकलेगी और जितना अमाउंट का मास लॉस होगा वो आइंस्टाइन की इक्वेशन से मैच कर जाता है भाई। मैथमेटिक्स ने संसार की सच्चाई दिखा दी है हमें। yes. और कितनी खूबसूरत पॉइंट है ये, सोचे कि यार मैथ में उसने प्रेडिक्ट किया था ये, और उसी अमाउंट की चीज लॉस हुई। और क्यों मुश्किल हो जाता है आपको समझाना पड़ेगा, बताता हूं मैं, कि बेसिकली विद डिस्टेंस ग्रेविटेशनल रेडिएशन जो है ना, विद डिस्टेंस 1/r से डिक्रीज करती है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है। yes. और एनर्जी 1/r² से डिक्रीज करती है। तो इतनी दूर 1.3 बिलियन लाइट ईयर्स बोला ना तूने, उतनी दूर से जो वेव चल रही है वो 1/r² के हिसाब से उसकी एनर्जी डिक्रीज कर रही है, और फिर भी यहां तक पहुंची है। क्या तहलका बम फोड़ा है अब्दुल ने वहां पर, सॉरी मतलब ब्लैक होल क्या तहलका फूटा है वहां पे कुछ। ठीक है यार, देखो मैं बहुत कंफर्टेबली मुस्लिम जोक मार सकता हूँ, मैं खुद हूँ। ठीक है, तो वो जो कमाल की इतनी दूर तक वो हम तक पहुंची। और क्यों जरूरी है हमें ग्रेविटेशनल रेडिएशन देखना? हम टेलीस्कोप से जान सकते हैं कि यहाँ ब्लैक होल है। कैसे जानते हैं? अल्टीरियर वे से, क्या उसके अराउंड हमें क्या नाम है थोड़ी रेडिएशन दिख रही है, या फिर स्टार को कोई चीज निकल जा रही है, तो हमें पता है कि हाँ यहाँ एक ब्लैक होल होना चाहिए। यस। लेकिन जब दो ब्लैक होल एक पास होते हैं ना, तो ये सब खारिज कर देते हैं। दो ब्लैक होल सियाह काले समंदर में काले बवंडर हैं, और जिसको आप देख नहीं पाते, मगर रेडिएशन, जैसे मैं शुरुआत के इंट्रो में बोला था कि आपको साड़ी पे पीछे आपको उस पे जो काम किया गया है, बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन दिख रहे हैं, मगर साड़ी की पहचान उस साड़ी के कपड़े से होती है, जो कि स्पेस टाइम फैब्रिक है। उस फैब्रिक के पास वो इन्फॉर्मेशन रहती है। दो आप अपनी नंगी आंखों से लाइट नहीं देख पा रहे ब्लैक होल से, लेकिन आप ये देख पा रहे हो कि वहां पे दो ब्लैक होल कोलाइड किए जो मैं दिख नहीं रहे। yes. क्यों? क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन इस चादर पे बिछी है। ये खूबसूरती है। आप EM वेव्स का इस्तेमाल करके, टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके यूनिवर्स के बारे में वो जानते हो जो यूनिवर्स दिखा रहा है। yes. लेकिन ग्रेविटेशनल रेडिएशन का इस्तेमाल करके, ग्रेविटेशनल वेव्स का इस्तेमाल करके आप वो जानते हो यूनिवर्स के बारे में जो यूनिवर्स दिखा नहीं रहा है। आप खुद इस साड़ी की वो कपड़े के बारे में जानते हैं, इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। कुछ बेहतरीन सा मोनोलॉग बोल रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। क्योंकि क्या है कि
शो आ रहा है फिल्मी माँ, हाँ जिसमें 1.5 घंटे के लिए ऐसा ही मोनोलॉग चल रहा है। इंडिया टूर अनाउंस हो चुका है, लिंक टिकट का डिस्क्रिप्शन में है, अर्ली बर्ड बोनस भी है और लिमिटेड कौन सा इंटरेक्शन है? मीट एंड ग्रीट है। यस। देखिए मैं इतना कोई खास इंसान नहीं हूँ जिससे मिलके आप उसके लिए ज्यादा पैसे दें, मगर बहुत से डीएम्स आते हैं कि कुछ बताओ, बातें करो यार, थोड़ा बहुत तो आ जाओ, वो आ जाओ यार, थोड़ा बहुत पैसा दोगे तो आप समझ लो। कैमरा लिया इतना 1.5 साल लग गया मुझे लेने में। आ जाओ, हाँ ठीक आ है, जाओ, बाहर आ जाओ, मिले। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे कि ग्रेविटेशनल रेडिएशन को समझना क्यों हमें इतनी तवज्जो देते हैं इस चीज़ों को यार। और ये जो आपको मैं हंसी मजाक में हम लोग ये बात बता रहे हैं, इसकी मैथमेटिक्स देखोगे आपके तोते उड़ जाएंगे। एक वो मैथमेटिक्स थी कि आइंस्टाइन को भी 10 साल लग गए थे उसको डेवलप करने में, और उसको डेवलप करने के बाद उसी के कंक्लूजन्स को आइंस्टाइन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। जैसे मैं वीडियो में बोला था कि मरकरी का जो हमें दिखता है पाथ, वो बता दिया गया कि भैया स्पेस टाइम उड़ा हुआ है, जिस चक्कर में मरकरी वॉबली काइंड ऑफ अपना ऑर्बिट पकड़ता है। ये सब आइंस्टाइन की इक्वेशन ने बताया। और जब आइंस्टाइन की इक्वेशन ने उसको सिंगुलैरिटी की तरफ ले गया, उसने रिजेक्ट कर दिया। ब्लैक होल की तरफ ले गया, उसने रिजेक्ट कर दिया। और खुद आइंस्टाइन की इक्वेशंस ने ये सारी बातें इतने साल पहले प्रिडिक्ट कर दी कि 1.3 बिलियन ईयर्स पहले वो धमाका हुआ है वहां पर, जिसकी ग्रेविटेशनल वेव्स हम तक अब पहुंची है। जिस पहुंचे से पहले हमने उसकी मैथमेटिक्स डेवलप कर दी थी, और लिगो नाम का हमने एक सिस्टम बना दिया था ये जानने के लिए कि क्या आइंस्टाइन सही में सही है। और आप मानिएगा मेरी बात, आइंस्टाइन की इक्वेशन आज तक सही साबित हो रही है। इनफैक्ट यही ग्रेविटेशनल वेव्स का कमाल है। देखो ग्रेविटेशनल वेव्स, अब हमने इतनी बात कर ली क्या है क्यों है, हमने डिटेक्ट भी कर ली कि हाँ वाकई स्पेस टाइम फैब्रिक पे अगर कोई मैसिव ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा तो उससे रिपल इफेक्ट होगा, और वो रिपल इफेक्ट एज ग्रेविटेशनल वेव्स हमें फील होना चाहिए। लाइगो ने 2015 में ये डिटेक्ट कर लिया। अब जब हमने ये बात समझ ली थी तो हम निकले भाई कि चलो ग्रेविटेशनल वेव्स, अब ग्रेविटेशनल वेव्स पढ़ते हैं। तो हमने बहुत सारी चीजें समझी हैं, हम नए नए ब्लैक होल्स डिटेक्ट कर पाए हैं, नए नए ब्लैक होल मर्जर्स देख पाए हैं टेक्निकल टर्म्स में। जैसे कि लाइगो में हमने टेक्निकली एक ब्लैक होल मर्जर देखा है, तो हमने नए नए ब्लैक होल मर्जर्स देखे, हमने ये समझा है कि कैसे एक ब्लैक होल फॉर्म होता है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एक जरिया था हमें आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को टेस्ट करने का। और जैसा कि सुफियान ने कहा, अब तक आइंस्टाइन साहब सही निकल रहे हैं। और मुझे बहुत डीएम्स आते हैं, सुफियान भाई मैं आइंस्टाइन को गलत साबित कर दूंगा। मैं कहा तेरे फूफा नहीं कर पाएंगे भाई, तू चिल हो जा। आइंस्टाइन का फूफा नहीं कर पाएगा। आइंस्टाइन खुद नहीं कर पा रहा। अरे मैंने बोला था ब्लैक होल, नहीं यार नहीं, ऐसा हो ही नहीं। मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैथमेटिक्स जो है ना, ये शायद ये आर्टिस्ट के साथ भी क्रिएट चीज होती है कि कई किसी बहुत मतलब इसने बोला था कि आर्टिस्ट अगर नहीं होगा तो वो आर्ट जो उसने बनाया है, जैसे कि हम बोलते हैं डा विंची ने जो पेंटिंग बनाई है मोनालिसा, सारी चीजें हमारे पास, सारे मैथमेटिक्स आज भी हमारे पास शायद मैथमेटिक्स आ जाती, मगर हमारे पास वो आर्ट नहीं आती। अगर डा विंची नहीं होता तो हमारे पास जिंदगी में दुनिया के पास कोई मोनालिसा का पेंटिंग नहीं होती। शायद मैथमेटिक्स भी मुझे लगता है वही है यार। मैथमेटिक्स साइंटिस्ट के परे है। वो यूनिवर्स की बातें हैं जो उसको खुद नहीं पता चलता कि उसने कैसे कह दी। क्योंकि आइंस्टाइन ने खुद अपनी ही इक्वेशन की कॉन्सिक्वेंसेस को मानने से इनकार कर दिया था। शायद ये चीजें, या क्यूरियोसिटी, या मैथमेटिक्स की बातें, या कंक्लूजन, ये हमसे इंडिविजुअल लेवल से बहुत बड़ा है। एक गेट बन जाते हैं कभी कभी ऐसे लोग, जैसे आइंस्टाइन बने थे, जिसने यूनिवर्स के राज खोले, जिसको खुद शायद वो नहीं समझ पाते कि भैया ये क्या बोल रहा हूँ मैं। ये बहुत अजीब सी जादुई चीज लगती है, इसलिए देखना है ये फिल्मी माँ। ठीक है। मगर यार मैं यही सोचता हूँ यार सुफियान की, हमने कहा पहले न्यूटन ने कहा मास है, और फिर हम समझ नहीं रहे थे ट्रांसमिट कैसे कर रहा है। आइंस्टाइन आके कहता है स्पेस टाइम फैब्रिक का मुड़ाव है, ज्योमेट्री है भाई। मगर अब हमने ग्रेविटेशनल वेव्स भी देख ली, फिर भी साला ग्रेविटी पे इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क क्यों आता है? ये क्या है ग्रेविटी के बारे में जो ये मिस्ट्री खत्म नहीं हो रही? नहीं, वही बोल रहा ना कि दो अलग अलग डिपार्टमेंट इस दुनिया में एक साथ काम कर रहे हैं। मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूँ, क्वांटम मैकेनिक्स के पास देखो, क्वांटम वर्ड का मतलब क्या है? पैकेट्स में, ठीक है। चीजें दुनिया में कंटिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट है, ठीक है। तो डिस्क्रीट का मतलब क्या है कि हर चीज के पास ना एक वैल्यू होनी चाहिए, एक सर्टेन, उससे नीचे नहीं होगी, पैकेट्स में अवेलेबल है। सारे जो फोर्सेस हैं फंडामेंटल, बाकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उन सब के रीजंस हमें पता है कि दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट इसलिए करते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल जब पास आते हैं तो एक दूसरे से फोटोन शेयर कर रहे होते हैं। हमें नहीं पता ग्रेविटी क्यों पैदा होती है, हमें इतना पता है, हमें इतना पता है
कि मास स्पेस टाइम को मोड़ता है हम्म। और स्पेस टाइम का मुड़ाव मास को दिशा देता है। यस। लेकिन ग्रेविटी कैसे पैदा हो रही है, हम्म। कौन से पार्टिकल्स शेयर हो रहे हैं दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जिनको हम नाम तो ग्रेविटॉन देते हैं, लेकिन एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क का है, क्वांटम मैकेनिक्स के पास भी अब तक नहीं मिला है। मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूँ कि ग्रेविटॉन्स ढूंढने के लिए शायद आपको एक ऐसा लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर बनाना पड़ेगा, जो भी कह सकते हो आप, LHC जो भी नाम है, जिसका साइज शायद हमारे नोन यूनिवर्स जितना बड़ा होगा, तब शायद अगर ग्रेविटॉन्स होंगे तो दिख जाएंगे। मतलब बहुत भी, और अब तक नहीं पता क्यों पैदा हो रही है ग्रेविटी। यस, इनफैक्ट हमें ये भी नहीं समझ आ रहा। देखिए, ग्रेविटेशनल वेव्स का होना एक चीज साबित करता है कि भाई ये स्पेस टाइम फैब्रिक नाम की कोई तो चीज होगी भाई, कहीं से तो ये वेव आ रही है ना। ये भी मैं बता रहा हूँ, ये भी ग्रेविटी नहीं है। हाँ, ये भी शायद ग्रेविटी कुछ और चीज है, जिसका बाय प्रोडक्ट स्पेस टाइम का मुड़ाव है, जिसका बाय प्रोडक्ट ये है कि मास पे चलेगा। मतलब ये जैसे कि फॉर एग्जांपल टेम्परेचर सम होता है एक ही किसी भी बॉडी में मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन का। हाँ, करेक्ट। तो ग्रेविटी हम एक तरह से टेम्परेचर की तरह समझ रहे हैं उसे, कि ये स्पेस टाइम फैब्रिक का मुड़ाव है, मगर हम ये नहीं समझ पा रहे कि एक्चुअली ये पैदा कैसे हो रही है ना। और साथ ही साथ स्पेस टाइम फैब्रिक खुद देखिए, जब भी इलेक्ट्रिसिटी किसी वायर से जाती है तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उसके आजू बाजू बन रही है। तो ये जो हमारा स्पेस टाइम फैब्रिक है, क्या ये फंडामेंटल है या कोई चीज से पैदा कर रही है? क्योंकि अगर क्वांटम मैकेनिक्स ने हर चीज को क्वांटम में बांटा है, तो क्या स्पेस टाइम की भी सर्टेन लेंथ है? क्या ये स्मूथ दिखने वाला स्पेस, जिसको मैं समझ नहीं पाता, जिसको आप नहीं समझ पाते, जो कि मुड़ा हुआ है, वो बहुत नीचे लेवल पर टूटा हुआ भी होगा? क्या दो स्पेस टाइम के पार्टिकल के बीच में, सो कॉल्ड मैं नाम बोल रहा हूँ, क्या एक अंधेरा होगा? क्या एक नॉन एग्जिस्टेंस होगा? क्या वैक्यूम भी वैक्यूम होगा? ये नहीं पता चल पाता यार। मतलब अजीब सी दुनिया है। जितना आप इस यूनिवर्स को समझने जाते हो, आप और बाल हो जाते हो, और आपको लगता है कि भैया ऐसी वीडियोस नहीं देखनी चाहिए। देखते हैं हम थोड़े हंसी मजाक, गाली गलौज और जो भी है जिस टाइप की न्यूडिटी, और ये तो थोड़ा दिमाग चल रहा है। लेकिन अगर बहुत गहराई से आप सोचने लगोगे तो एक चीज का मीनिंग नजर नहीं आता। पहली बात तो यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस का मीनिंग नहीं है। यस। उसके ऊपर उसके अंदर मिल्की वे का एग्जिस्टेंस का मीनिंग नहीं है। और चलो उसके एग्जिस्टेंस का मीनिंग है भी, तो अर्थ में जिंदगी का मीनिंग नहीं है। 4 एटम्स जो कि खुद कॉन्शियस नहीं है, एक साथ मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं से एक सवाल उनके अंदर पैदा हो जाता है कि हम कौन हैं। कॉन्शियसनेस पैदा हो जाती है। किसी चीज का मीनिंग नजर नहीं आता यार। और गहराई में जाते हैं तो स्पेस टाइम का मीनिंग नजर नहीं आता। हमको मीनिंग ही नजर नहीं आते, और फिर इस बेमानी से जिंदगी में हम मानी बनाते हैं, लोगों से प्यार करते हैं, इश्क करते हैं और बातें करते हैं। हम वो लगते हैं कि तुमने मेरे साथ गुस्सा खा जाते हैं भाई। गुस्सा खा जाते हैं कि तुमने हमारे साथ ऐसा भी दे देते हैं। उस पे हम क्लेम करते हैं कि हमारे मजहब में सब कुछ लिखा हुआ है। ये सब मजहब के लोगों के लिए बात भाई नहीं है पता किसी को। हम बस, वो एक बहुत अच्छा शेर है गालिब का कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। किसी को नहीं पता कि ये जीवन ही क्यों है, और जीवन के बाद भी कोई जीवन है या नहीं है। तो ग्रेविटी नहीं पता कर रहा। हाँ, एक और शेर था, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा था, और हमें खुद ही पता नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं। तो ये भी यूनिवर्स भी अक्सर कहता है। इनफैक्ट यूनिवर्स पे अगर आप कोई तो क्लेम कर रहा था कि अगर आप ऐसे साउंड लगाओगे तो कोई कह रहा है कि अजान सुनाई दे रही है, कोई कह रहा है ओम सुनाई दे रहा है। मेरे पापा रिसेंटली अमेरिका की एक लेबोरेटरी ने डिटेक्ट किया अजान नहीं, वो कहते हैं हमें खुद ही पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। मैं बता नहीं, मैं अपने, अब तो चलो ठीक है वीडियोस पॉइंट पे आ रही है तो मैं बता रहा हूँ, मैं मुझे बहुत मजा आता है किसी भी हर मजहब के कट्टर लोगों से बात करने में। क्योंकि मैं जब मेरे सो कॉल्ड जिस मजहब से मैं आता हूँ, वहाँ उनके जब कट्टर लोग आते हैं तो वहाँ पर उनसे बहुत ज़्यादा बहस होती है। एक बंदा मुझे बोलता कि यार इसके बाद जन्नत या जहन्नम के जैसे कंसेप्ट आता है। मैं कहा यार मुझे एक बात बता, मुझे जन्नत ही नहीं चाहिए, आप मुझे बता। मतलब मिले ठीक है, मैं चाहिए ही नहीं, एनहाइलेशन चाहिए। क्योंकि अगर आप, इसलिए तो साइंस क्या करती है, साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या करता है, आपको बहुत गहराई में सवाल पे उतारता है। और वो सवाल आपको आपकी औकात दिखाते हैं कि हम वी आर एक्चुअली मीनिंगलेस, नथिंग, कुछ नहीं है। उसके ऊपर हमारे ख्वाब होते हैं कि हम पैसा कमाएं और बहुत बड़ा घर बनाएं, जिस घर की जायदाद के बंटवारे के लिए आपके बच्चे लड़ेंगे। इलॉजिकल।
पता नहीं कहाँ जा रही है वीडियो, बस इतनी बात बतानी थी। आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरी बात, एक और चीज बता देता हूँ साइंटिफिक टर्म्स में, ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोपोगेट करती हैं उसकी भी एक लिमिट है, जो कि आइंस्टाइन साहब ने कह दिए थे। आइंस्टाइन आई लव यू मेरे भाई। यस। मरने के बाद खैर तुम तो जहन्नम में होगे। मरने के बाद मैं बोलूंगा भाई क्या कमाल की मैथमेटिक्स थी यार, कि कोई भी चीज स्पेस टाइम फैब्रिक के ऊपर लाइट से तेज नहीं चल सकती, मतलब वो कॉज़ैलिटी की लिमिट है, और खुद स्पेस टाइम फैब्रिक पे रिपल भी उसी स्पीड पे चलेंगे। ये मैथ ने कहा था, ये साइंस ने कहा था, और एक्सपेरिमेंट ने यही दावा बाद में प्रूव किया जाके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये सीरीज जो हमने कॉस्मोस यूनिवर्स की चालू करी है, अभी ग्रेविटेशनल वेव के ऊपर आई थी, और डिटेल में जाना होगा, इसकी मैथमेटिक्स जाननी होगी तो मेरे से मत बोलना। यस। मैं मैथ नहीं बताऊंगा, मेरे से तो बिल्कुल मत बोलना, मैं छोड़ दी थी 11वीं में। मैं बस चाहता हूँ यार कि यार मैं मेरा दोस्त बैठा है यहाँ पे, उमेद सामने अभी फोन चला जिसने कैमरा सेट किया था, मैं उससे ऐसे एक दिन बोल रहा कि यार कभी कभी अच्छा लगता है इस चीज सोच के कि यार शायद इंटरनेट याद रखेगा हमें कि इस जमाने में भी हमने साइंटिस्टों को हीरो बनाया, और साइंस की बातों को कैफे की बात बना दी कि यार बैठ के बात करो, क्यों मजहब जात पॉलिटिक्स में अटके पड़े हो। यस। थोड़े यार दिमाग लगाओ और इस देश को दुनिया को बेहतर बनाओ। आई होप वीडियो अच्छी है। खत्म हो गई। खत्म हो गई। धन्यवाद। जय हिंद।